हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। आज फिर से मैं लेकर आ गया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12 सामान्य हिंदी का पेपर। और ये पेपर मैं इससे पहले भी दिखा चुका हूं यूट्यूब पे, तो वहां पर आप इसका पेपर पूरा देखने को पा सकते हैं। लेकिन इसमें मैं इसका कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी कराने वाला हूं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी साथ में देखने को मिलेंगे और वो पूरे क्वेश्चन मैं लिख कर लाया हूँ। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और एंड वाले क्वेश्चन तक पूरे क्वेश्चंस को देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी देखेंगे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन से। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है का नंबर। ये एक नंबर के प्रश्न हैं, ये सब मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर स्मृति की रेखाएं कृति है ये स्मृति की रेखाएं किसकी कृति है, यहाँ पर आपको बताना है। तो महादेवी वर्मा ये वाला राइट विकल्प हो जाता है यहाँ पर आपका। फिर खा नंबर क्वेश्चन है नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं, तो नासिकेतोपाख्यान के रचयिता सदल मिश्र जी हैं। और फिर आपका अगला क्वेश्चन है गा नंबर गोदान रचना किस विधा की है, तो यहाँ पर आपको बता देना है गोदान उपन्यास विधा की रचना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है घा नंबर नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई, तो नागरी प्रचारी सभा की स्थापना भारतेंदु युग में हुई थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा। फिर आपका यहाँ पर अंगा नंबर क्वेश्चन है गुनाहों का देवता कृति है, तो गुनाहों का देवता आपका धर्मवीर भारती जी की कृति है। फिर आपका अगला क्वेश्चन दूसरा वाला स्टार्ट हो जाता है। ये सभी गद्य खंड के प्रश्न थे और यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाता है पद्य खंड से। आपके पद्य खंड के इतिहास पर आधारित जो 5 प्रश्न होते हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। का नंबर क्वेश्चन प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं, तो प्रिय प्रवास के आपको यहाँ पर रचनाकार बताना है। तो यहाँ पर आपको पता भी होगा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं प्रिय प्रवास के रचनाकार। और फिर यहाँ पर आपका खा नंबर क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन गा नंबर है साकेत कृति के रचनाकार हैं, तो साकेत कृति मैथिली शरण गुप्त जी की है। फिर आपका घा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है, तो आदिकाल में जो ग्रंथ लिखे जाते थे वो सब रासों वाले हुआ करते थे। तो यहाँ पर आपका 7 नंबर क्वेश्चन आंसर जो दिया गया है विशल देव रासो, तो ये राइट विकल्प हो जाता है। फिर आपका अंगा नंबर क्वेश्चन है ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि आपके यहाँ पर केशवदास हैं और आपके जो बिहारी लाल हैं वो रीति सिद्ध के हैं और घनानंद और बोधा जो हैं ये हैं रीति मुक्त कवि। तो इस तरीके से आपका इसका राइट विकल्प हो जाता है केशवदास। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ इसके बाद यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये आपका एक प्रश्न 5 नंबर का आता है और यहाँ 10 नंबर का पूरा प्रश्न आता है। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का होता है। तो गद्यांश पर आधारित आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका गद्य दे दिया गया है मात पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है, यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है, इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है और इसका आधा जो खंड है वो अगले पेज पे दिया गया है। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया है इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्यों और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस पर आधारित ये प्रश्न दिए गए हैं, इनको हल कर लेते हैं अब हम। तो पहला क्वेश्चन आपको इस पर दिया गया है प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या बताया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो गद्यांश दिया गया है इसके माध्यम से लेखक ने इसमें क्या बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं लिख कर लाया हूँ। तो प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या बताया है क्वेश्चन है आपका। फिर लेखक ने लेखक बताना चाहते हैं कि जन और पृथ्वी की बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, इसीलिए हमें पृथ्वी को माता मानना चाहिए और माता के समान अनुराग व सेवा भाव की भावना रखनी चाहिए। फिर आपका खा नंबर क्वेश्चन है, पेपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर खा नंबर क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की अब व्याख्या करनी है आपको। तो यहाँ पर आप पहले पेपर में देख लीजिए रेखांकित अंश कहाँ से है। तो यहाँ से आप देखेंगे जिस पे अंडरलाइन किया गया है ये पूरा रेखांकित अंश है और इसकी अब आपको व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर मैं व्याख्या आपको दिखा दे रहा हूँ सीधे।
जो व्यक्ति पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, अर्थात यह मानता है कि पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका आज्ञाकारी पुत्र हूँ, वही पृथ्वी के रत्नों को प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक पुत्र का यह कर्तव्य है कि वह अपनी माता से प्रेम करे और निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करे, यही उसका धर्म है। के बाद अब यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी के वरदानों पर किसको भाग पाने का अधिकार है। तो यहाँ पर इसका भी मैं आंसर दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर आपको। तो क्वेश्चन ये है, पृथ्वी के वरदानों पर किसका भाग पाने का अधिकार है। जो मनुष्य पृथ्वी को अपनी माता मानकर उसका सत्कार करते हैं, उन्हें ही यहाँ पर होगा, उन्हें ही एक में होगा, ये अलग अलग लिखा है ना, उन्हें ही उसकी संपत्ति अर्थात पृथ्वी के गर्भ में संचित कोष को पाने का अधिकार होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन मैं यहीं पर दिखा दे रहा हूँ, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से या फिर निबंध से उद्धृत है। इस तरीके से आपको इसका संदर्भ लिख देना है। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, अधिकार और अनुराग शब्दों में से उपसर्ग छांटकर लिखिए। तो इन दोनों में से आपको उपसर्ग इन दोनों की लिखना है। तो अधिकार शब्द का उपसर्ग अधि है और यहाँ पर आपका अनुराग शब्द का जो उपसर्ग है वो आपका अनुराग हो जाएगा। अनुराग में अनु जो है ये आपका यहाँ पर आपका उपसर्ग है और अधिकार में अधि आपका उपसर्ग है यहाँ पर। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसके अगले में एक और अथवा करके आपको क्वेश्चन दिया रहता है हमेशा। तो बोर्ड में भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, दो आपको गद्यांश मिलेंगे, उनमें से कोई एक आपको करना होता है। तो यहाँ पर आपको ये वाला गद्यांश मिल जाता है जो आपको प्रैक्टिस करना है, तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका आंसर यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, नीचे आप देख सकते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर, यहाँ पर आपका पद्यांश होगा, निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको इनके पढ़ करके इसके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये भी आपका 10 नंबर का होता है, 2-2 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ भी इसके भी हम क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। ये आप पढ़ लीजिए, ये देख लीजिए, ये दिया है आपका पद्यांश और इसके नीचे आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो सबसे पहले आपको इस पद्यांश का शीर्षक लिखना है। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर शीर्षक, आप देख लीजिए। तो यहाँ पर चौथे नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आपका दिया गया है, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो पद्यांश का शीर्षक पवन द्युतिका है, तो डायरेक्ट आपको यही लिख देना है, बस इसका आपको 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। फिर आपका खा नंबर क्वेश्चन है, नायिका पवन से लज्जाशीला महिला के प्रति कैसा आचरण अपनाने के लिए कहती है। तो नायिका पवन से लज्जाशीला महिला के प्रति स्नेह और प्रेम का आचरण अपनाने के लिए कहती है कि यदि उसे मार्ग में कोई लज्जाशीला महिला मिले तो वह उसके वस्त्रों को ना उड़ाए। यदि वह उसे थोड़ी थकी हुई लगे तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान और मुख की मलिनता को हर लेना। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाता है। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आप पेपर में देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब ये सेकंड पेपर में अगले पेज में दिया गया है, नायिका पवन से किस प्रकार कृषक बालिका की सहायता करने के लिए कहती हैं। तो नायिका किस प्रकार कृषक बालिका की सहायता करने के लिए कहती हैं, इसका आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पर ग नंबर क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आप देख लीजिए, ये दिया गया है आपका, नायिका पवन से कहती हैं कि यदि उसे मथुरा जाते समय, अगर आप इसको लिखते हैं तो ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं है, यदि उसे रास्ते में मार्ग में जाते समय कोई कृषक महिला खेतों में काम करती हुई दिखाई दे तो उसके पास जाकर अपने स्पर्श से उसकी थकान को मिटा देना, साथ ही आकाश में छाए बादलों को अपने वेग से उड़ाकर उसकी छाया के द्वारा उसे शीतलता प्रदान करना और उसकी सहायता करना, यही नायिका पवन से कहती हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, रेखांकित पंक्तियाँ दी गई हैं, कोई क्लांत कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना, तुम तप्त भूतांगना को। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन, इसका आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। तो इसको मैं दिखा दे रहा हूँ व्याख्या इसका पूरा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसका व्याख्या दिया गया है, राधा पवन से यह भी कहती हैं कि यदि तुम्हें मार्ग में या फिर खेत में
काम करने वाली कोई थकी स्त्री दिखे तो तुम धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर अपने स्पर्श से उसकी थकान मिटा देना। तो इस तरीके से इसका व्याख्या हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन इसी में दिया गया है, यहाँ पर आप पेपर देख लीजिए। पहले जलद और व्योम शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो यहाँ पर आपको जलद और व्योम के दो दो पर्यायवाची लिखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देख लीजिए आप। जलद का पर्यायवाची बादल और जलधर होता है और व्योम का पर्यायवाची नभ आकाश, यहाँ पर कोमा लगा होगा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें अगला अथवा करके क्वेश्चन दिया है, इसमें भी एक उसको करिए या फिर इसको करिए। तो आपको अगर वो वाला नहीं आ रहा है तो ये वाला भी कर सकते हैं। फिर इस वाले को मैं इस पेपर में नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसको। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है 5वें का नंबर, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आपको 4 लेखकों के दे दिए गए हैं नाम, और उनमें से किसी भी एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियाँ लिखनी है। तो आपको जो आसान पड़ता है वो आप किताब से पढ़कर लिख सकते हैं उसको। अगर आपको साहित्यिक परिचय लिखना नहीं आता तो उसके लिए कमेंट करिए, हम उसके लिए भी एक नया वीडियो बना देंगे जिसमें आपको बता दिया जाएगा पूरा कि किस तरीके से आपको साहित्यिक परिचय लिखना है और साथ में उनकी कृतियाँ किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये वाला 5वां क्वेश्चन हो जाता है। तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा। फिर खा नंबर भी उसी तरीके से आपका दिया गया है, कवियों के जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना है। तो यहाँ पर जीवन परिचय पूछा गया है, इसकी जगह साहित्यिक परिचय भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से जयशंकर प्रसाद जी का, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, महादेवी वर्मा, मैथिली षडगुप्त, इन चारों कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियाँ लिखनी थी। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैं अगले वीडियो में आपको इसका भी सॉल्यूशन पूरा बता दूंगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां क्वेश्चन दिया गया है, कहानी के तत्वों के आधार पर पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पर कहानी के तत्वों के आधार पर पंचलाइट कहानी, आपके सिलेबस में 4 कहानियाँ दी गई हैं, उनमें से एक कहानी सिर्फ यहाँ पर पूछा गया है, पंचलाइट कहानी की समीक्षा करना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका भी करना होगा। अगर आपको इसका भी वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट आप कर दीजिएगा। जो जो क्वेश्चन चाहिए उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उसका मैं ज़रूर सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो यहाँ पर आपका 7वां क्वेश्चन है, रसिमरथी खंडकाव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो ये आपका खंडकाव्य है जो प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग आता है। तो ये आपके ज़िले के अनुसार, अपने ज़िले के अनुसार जो आपके ज़िले में हो उसका आप याद कर लीजिएगा। चरित्र जो प्रमुख पात्र होता है उसकी चारित्रिक विशेषताएं अधिकतर पूछा जाता है, या फिर पाठ का सारांश, खंडकाव्य का सारांश पूछ लिया जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूरी है। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। खंड खा जो 50 नंबर का पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपका आ गया है, निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो सबसे पहले इसका संदर्भ लिखना है जिसके 2 नंबर मिलेंगे, और जो आपका हिंदी अनुवाद होगा उसके 5 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका ये दे दिया गया है संस्कृत खंड। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजप्राह। तो इस तरीके से आपका गद्यांश है, इसको आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, मैं दूसरी तरफ भी दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर पूरा आपका यहाँ तक दिया गया है, ये गद्यांश है संस्कृत खंड का। तो इसका आपको सबसे पहले लिखना है संदर्भ और बाद में इसका हिंदी अनुवाद करना है। तो संदर्भ में दिखा रहा हूँ यहाँ पर, 8वें का संदर्भ यहाँ पर दिया गया है, प्रस्तुत गद्यांश है। यहाँ पर आपका प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्योदार्यम नामक पाठ से उद्धृत है, और इसका अनुवाद यहाँ पर दिया गया है। तत्पश्चात द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव, द्वार पर ऐसा विद्वान खड़ा है जिसके तन पर केवल लंगोटी शेष है। राजा बोले, प्रवेश कराओ। तब उस कवि ने भोज को देखकर यह मानकर कि आज मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, प्रसन्नता के साथ आंसू बहाए। राजा ने उसे देखकर कहा, कवि, रोते क्यों हो? तब कवि ने कहा, राजन, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। ये आपका हो जाता है। तो यहाँ पर इसका अनुवाद हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा क्वेश्चन हो जाता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें भी एक अथवा करके यहाँ पर दिया गया संस्कृत खंड भी, तो वो नहीं आ रहा है, तो ये आप कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर आपका अगला है, तो संस्कृत खंड के पद्यांश पर आधारित भी 2 प्रश्न आते हैं जिसमें से एक करना होता है। तो यहाँ पर आपका पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करना है आपका। तो यहाँ पर इसका भी आप देख लीजिए। सबसे पहले इनमें से मैं इस वाले का बता रहा हूँ, सहसा विदधीत न क्रिया विवेका
परमा, पदम, पदम, ये इस तरीके से इसका आपको करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए खा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। तो संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि पाठ से उद्धृत है। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाता है। फिर अगला आपका अनुवाद यहाँ पर इसी का है। तो बूंद बूंद जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, ये वाला दूसरे वाले का है। यहाँ पर आप देखेंगे जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, ऊपर वाले का यहाँ पर नहीं दिया गया है, नीचे वाले का है। इसमें नीचे वाले का यहाँ पर लिखा गया है जो है, तो उसको आप देख लीजिए। ये जो इसका है पाठ दोनों का एक ही है, सुभाषित रत्नानि, और इसी में से ये दोनों लिए गए हैं। तो ये इस वाले का अनुवाद यहाँ पर दिया गया है। बूंद बूंद जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, यही सभी विद्याओं, धर्म और धन का हेतु है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि विद्या, धर्म की एवं धन की प्राप्ति के लिए उद्यम के साथ साथ धैर्य का होना भी आवश्यक है, क्योंकि इन तीनों का संचय धीरे धीरे ही होता है। तो यहाँ पर आपका जो इसका अनुवाद है वो यहाँ तक में आपका पूरा हो जाता है, और इतना भी लिखकर आप पूरा नंबर पा सकते हैं, तो उतना भी लिख सकते हैं आप। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है नौवां क्वेश्चन। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। कोई 2 करने हैं आपको, अर्थ बताते हुए उसका वाक्य प्रयोग करना है। ये मुहावरे लोकोक्तियों में से किन्हीं 2 के अर्थ लिखते हुए वाक्य का प्रयोग कीजिए। तो अपना राग अल्पना, आसमान टूट पड़ना, रंग उतरना, अंधों में काना सरदार। तो इस तरीके से आपको लिखना है, इनमें से कोई भी एक, मतलब 2 लिखने हैं इनमें से। तो यहाँ पर आपका 9वें का अर्थ यहाँ पर लिखा गया है, एक ही बात को बार बार कहना। ये आपका पहला है, अपना राग अल्पना वाले का, एक ही बात को बार बार कहना कहाँ गया, ये यहाँ पर है। वाक्य मोहित से तो बात करना ही बेकार है, जब देखो तब एक ही बात का राग अलपते रहता है। तो इस तरीके से आप इसका अर्थ लिखकर इसका वाक्य प्रयोग भी इसी तरीके से कर देना रहता है। फिर इसी में एक और है, ये वाला आपका अंधों में काना सरदार। तो इसका भी यहाँ पर दिया गया है, मूर्खों में अल्पज्ञानी को अज्ञानवान मानना, मूर्खों में अल्पज्ञानी को ज्ञानवान मानना। वाक्य प्रयोग है, अल्पज्ञ होते हुए भी इतना सम्मान दिया जाना अंधों में काना राजा का चरितार्थ करता है। फिर आपका यहाँ पर अगला 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 3 शब्दों का संधि विच्छेद करते हुए नाम बताइए। तो इनमें से कोई भी 3 आपको करना है, सब 2-2 नंबर के हैं। यहाँ पर कोई भी 3 का संधि विच्छेद करते हुए उसका संधि का नाम भी लिखना है। तो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ साक्षर का, तो सा धन अक्षर हो जाता है इसका। तो यहाँ पर आपका संधि जो है वो दीर्घ संधि है। फिर सहायक का, इसका संधि विच्छेद से धन अक हो जाता है, और इसमें भी दीर्घ संधि है। फिर गायिका का संधि विच्छेद गे धन इका है, गय धन इका संधि विच्छेद है। अयादि मतलब संधि जो है आपका यहाँ पर अयादि संधि है। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से किन्हीं 2 युग्मों का सही अर्थ लिखिए। तो कुल और कूल, तो यहाँ पर आपका इनका अनिल अनल, तरिड़ तरी, तो इनका 2 का लिखेंगे, आपको सिर्फ 2 का लिखना है। ये आपके युग्म दिए गए हैं, तो किन्हीं 2 युग्मों का आपको सही अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर पहले का है यहाँ पर कुल और कूल का, तो वंश और किनारा। दूसरे का आपका हो जाता है वायु और अग्नि, यहाँ पर अनल और अनिल और अनल है ना, तो इसका वाले का हो गया। फिर यहाँ पर आपको इसमें 2 ही करना है, जितना करना है बस मैं उतना ही कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर 12वां नंबर क्वेश्चन है, श्रृंगार रस अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो इसमें कोई भी एक का आपको परिभाषा उदाहरण सहित लिख देना है। तो इसका भी मैं दिखा दे रहा हूँ आंसर, जो मैंने कॉपी में लिख रखा है अपनी नोटबुक में। तो मैं इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर पूछा गया है आपका श्रृंगार रस अथवा हास्य रस। तो सबसे पहले मैं दिखा दे रहा हूँ आपको श्रृंगार रस का। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपका दिया गया है श्रृंगार रस के लिए। श्रृंगार रस विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव की प्राप्ति होती है, तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, कैसे? श्रृंगार आपका संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, ये आपको लिख देना है। और इनमें से किसी भी एक का आप अगर उदाहरण दे देंगे तो आपका श्रृंगार रस पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, श्रृंगार रस में मैंने वियोग रस का उदाहरण दिया है। तो यहाँ पर दिया गया हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका उदाहरण हो जाता है।
फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, अनुप्रास अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो यहाँ पर इसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ अपनी नोटबुक में। तो यहाँ पर आपका दिया गया है, ये शब्दालंकार होता है। अनुप्रास का दिया गया यहाँ पर, जहाँ व्यंजनों की बार बार आवर्ती हो, चाहे उनके स्वर मिले या ना मिले, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। रघुपति राघव राजा राम, इस तरीके से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का परिभाषा और उदाहरण हो जाता है। फिर यहाँ पर अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है, चौपाई अथवा सोरठा छंद का लक्षण सहित उदाहरण लिखना है। तो यहाँ पर आपको मैं चौपाई और दोहा सोरठा दिया गया ना, तो यहाँ पर मैं चौपाई दिखा दे रहा हूँ। तो चौपाई छंद का यहाँ पर आपको परिभाषा दिया गया है। तो चौपाई यहाँ पर दिया गया है, इस तरीके से देख लीजिए। चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, अंत में जगड़ और तगड़ का प्रयोग निषेध होता है। इस तरीके से यहाँ पर इसका परिभाषा लिख देना है। फिर यहाँ पर आपका इसका उदाहरण जो है, बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरिच सुबास सरस अनुरागा अमी मोरिमय चूरन चारो समन सकल भव रुज परिवारो, इस तरीके से इसका परिभाषा हो जाता है। तो यहाँ पर अब आपका अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है पेपर में, दैनिक हिंदुस्तान के संवाददाता पद के लिए आवेदन पत्र। तो यहाँ पर आपको कोई भी आवेदन पत्र देख लीजिए, उसमें आपको डायरेक्ट बस थोड़ा सा बदलना होगा हेडिंग में, दैनिक हिंदुस्तान के संवाददाता पद के लिए यहाँ पर आपको आवेदन पत्र लिखना है। तो इसको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पर आपको 14वां क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। तो यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम, भारत की प्रतिभा पलायन, और यहाँ पर आपका राजनीति में महिला आरक्षण। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको 3 आपको विषय दे दिए गए हैं, इनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। तो इस तरीके से ये पेपर पूरा हो जाता है। अब हम इस वीडियो को विराम देते हैं यहाँ पर। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।